गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है December 13, 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है। वैसे तो टेक्स्ट सेक्शन दिया हुआ है लेकिन एग्जाम के लिए बिल्कुल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। बट यस, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स होते हैं, प्रीलिम्स में फाइनेंशियल सेक्टर के रिगार्डिंग, इकोनॉमी के रिगार्डिंग, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स में। तो इसको मेंस के लिए तो मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, बट प्रीलिम्स के लिए डिसेंट टॉपिक है, छोटा है बट अच्छा है। उसके बाद डोडो के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बर्ड हुआ करता था, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है बहुत साल पहले, लेकिन इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है एक कंपनी के द्वारा। तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। डोडो ये टॉपिक भी आपका प्रीलिम्स के लिए ही है, मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिकल सेल डिसीज के बारे में बात करेंगे, यहाँ से एडिटोरियल हम लोग करने वाले हैं। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। उसके अलावा राज्यसभा में एक बिल पास हो चुका है कल, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहा ये, तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके अलावा एक नया टर्म हम आज सीखेंगे, अनार्को कैपिटलिज्म। देखिए, वैसे यूपीएससी के परस्पेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि इट्स लाइक अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। अगर आपके पास पीएसआई, अगर आपके पास ऑप्शनल है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट इन जनरल एक यूपीएससी एस्पिरेंट को थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। अनार्को कैपिटलिज्म क्या होता है, तो आपकी जो नॉलेज है उसको एनहेंस करने के लिए है बेसिकली। उसके अलावा एक टेक्स्ट सेक्शन और भी था, जो मुझे बाद में पढ़ने के बाद पता चला उतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं। खैर, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बट थोड़ा आपको दिखा दूंगा। वो भी मैं मॉनसून के बारे में है, तो अनार्को कैपिटलिज्म थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। और व्हाट आर एफ एस बीज कंसर्न्स अबाउट द क्रिप्टो एसेट इंटरमीडियरीज। ठीक है, एफएसबी का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में देता हूँ, क्या है ये। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा प्रीलिम्स के लिए, बार बार बोल रहा हूँ। ये छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहती हैं, ये बहुत कम रिपोर्ट देती हैं 3-4 साल के बाद, लेकिन जब भी देती हैं प्रीलिम्स के लिए जो है यूपीएससी का जो बोर्ड होता है इनके ऊपर नज़र रखता है इस तरह के टॉपिक्स पे। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो दुनिया भर में जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसके ऊपर नज़र रखती है। ठीक है, उसको मॉनिटर करती है और उसको कैसे स्टेबल रखा जाए उसके लिए रिकमेंडेशंस वगैरह देती है। ये इसका काम होता है। इसको 2009 में एस्टेब्लिश किया गया था, आफ्टर द क्राइसिस, डिप्रेशन जब हुआ था, इकोनॉमिक डिप्रेशन 2008-9 में, तब इसको किया गया था। और जब G20 का जो समिट था जो पिट्सबर्ग में हुआ था, ठीक है, वहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले भी हमारे पास एक ग्रुप हुआ करता था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम, लेकिन वो उतना खास इफेक्टिव था नहीं, तो उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया और इसको हम लोगों ने बना दिया। ठीक है जी। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, दुनिया भर के जो जैसे सेंट्रल बैंक हैं, आरबीआई जैसे, है ना, उनके ऑफिसर्स से डिस्कशन करते हैं और एक्सपर्ट से डिस्कशन करते हैं कि भैया दुनिया भर में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम ये अपनी रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं। जितने भी G20 कंट्रीज हैं सभी इसके भी मेंबर हैं। ये जो फंड किया जाता है, इसको होस्ट किया जाता है, वो BIS के द्वारा किया जाता है, बैंक फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और अगर आपको पता ही होगा बेसल नॉर्म्स, अगर आपने इकोनॉमी में थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, तो यही बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है। इसका बोर्ड भी यहीं पे है, बेसल में, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन है अंडर स्विस लॉ, तो स्विट्जरलैंड के कानून के अंदर जो है इसको बनाया गया है। जितनी भी 4-5 इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, सभी इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपको क्या देगा, वो फॉर प्रॉफिट देगा, ये नॉन वर्ड काट देगा कि प्लेस ऐसे बहुत कुछ करता है। अंडर स्विस लॉ वो आपको बोलेगा अंडर यूएसए लॉ, ऐसे बोलेगा यूपीएससी आपसे। यहाँ भी लिखा है बेसल स्विट्जरलैंड, इसकी जगह कुछ और सिटी का नाम दे देगा। फिर लिखेगा ऑल G20 कंट्रीज एक्सेप्ट यूएसए और एक्सेप्ट इंडिया, ऐसे बोलेगा एग्जाम में आपसे वो। तो अपने ध्यान देना है, एक एक पॉइंट को थोड़ा याद करना है। अब ये इसकी जो रिपोर्ट आई है अभी, इसने क्रिप्टो एसेट्स के बारे में बताया है। देखिए, थोड़ा बहुत अगर आप न्यूज़ में रहते हो, एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था FTX। ठीक है, ये क्या करते थे, जो क्रिप्टो करेंसी को बेचते हैं, खरीदते हैं, है ना, एक इट वाज लाइक अ स्टॉक मार्केट टाइप्स। तो ये एक इंटरमीडियरीज हुआ करते थे। आप इस प्लेट बेसिकली ये वेबसाइट थी, प्लेटफॉर्म था जिसका यूज करके आप क्रिप्टोज को
खरीदते बेचते वक्त थे, बीच में कमीशन वगैरह लिया करते थे। मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी थी। एक यंग सा लड़का था, 20-22 साल का, उसने इसको ओपन किया था। अ, उसकी गर्लफ्रेंड की एक दूसरी कंपनी थी, वो भी क्रिप्टो एसेट्स में ही थोड़ा बहुत काम किया करती थी। उनके बीच में उन्होंने फ्रॉड किया बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। ये कंपनी कोलैप्स हो गई, बैंकरप्ट हो गई, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। और क्रिप्टो करेंसी क्योंकि प्राइवेट हाथों में ही होती हैं, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल होता नहीं है। तो एफएसबी को ये लगता है कि ये जो क्रिप्टो एसेट्स हैं, हाँ, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वॉल्व हैं, ये थोड़ा डेंजर हो सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी को लेके। तो इसीलिए इसने उन्होंने क्या कहा है कि भैया वी नीड टू एनहेंस क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन एंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिप्टो एसेट इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरी समझते हो, जैसे बीच में जैसे एफटीएक्स हो गया, ये एक इंटरमीडियरी था, है ना, अभी तो बैंकरप्ट हो गया है। और भी कुछ एग्जांपल जो है इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। कोई भी जैसे जैसे बिट फाइनेक्स है, कोइन बेस है, इनके एडवर्टीजमेंट वगैरह भी आपने टीवी पे देखी होंगी, इंडिया में तब नहीं आती हैं। लेकिन ये कोइन बेस की काफ़ी ऐड आया करती थी हमारे टीवी पे, है ना। और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी जो है वो किया करते थे इनके एडवर्टीजमेंट वगैरह। तो ये वो कंपनीज हैं, बेसिकली इनके ऊपर नज़र रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये कंपनीज जो है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि प्राइवेट हाथों में है सारी की सारी कंपनीज। और अगर थोड़ा बहुत डेटा ये रिलीज भी करती हैं कभी कभार, उतना ही डेटा रिलीज करती है जितना इनको अपने बेनिफिट के लिए नजर आता है, राइट। हर चीज नहीं डिक्लेयर करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो करेंसीज को उस तरह से रेगुलेट नहीं करती है जिस तरह से वो हमारी नॉर्मल करेंसी को रेगुलेट करती है। तो ये जो है एफएसबी ने यहाँ पे इसके लिए कहा है। तो आपको जो याद करना है इस आर्टिकल में, वो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। पीछे की कहानी जानो ना जानो डजेंट मैटर, ये याद कर लेना, ठीक है जी। चलिए, अब बात करते हैं एक बर्ड की, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको मुर्गे जैसा लग रहा होगा दिखने में, है ना, कबूतर जैसा लग रहा होगा, और एक्चुअली ये है उसी फैमिली का ही है। ये एक एंडेमिक स्पीसीज हुआ करता था, ठीक है। मॉरिशियस में ही पाया जाता था पूरी दुनिया में, और कहीं नहीं पाया जाता था। मॉरिशियस एक आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर, मेडागास्कर के थोड़ा पास में पड़ता है। ये उड़ नहीं सकता था, इट वॉज अ फ्लाइटलेस बर्ड। छोटे छोटे पंख हुआ करते थे इसके, लेकिन कोई काम के नहीं थे, ठीक है। ये सिर्फ ग्राउंड के ऊपर दौड़ सकता था। लेकिन बहुत साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गया भाई, ठीक है, धरती से गायब हो गया बहुत साल पहले। और इसके गायब होने का जो मेजर रीजन माना जाता है वो है ओवर हंटिंग, क्योंकि बेचारा उड़ नहीं सकता था, लेकिन इसका जो मीट है वो बहुत टेस्टी हुआ करता था, बहुत हेल्दी हुआ करता था, ऐसा लोग मानते हैं, बहुत सॉफ्ट टेंडर। तो ओवर हंटिंग हुई, इसकी सबसे बड़ा रीजन तो यही है। फिर कुछ लोगों का कहना है कि भैया मॉरिशस में जब ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनाइजर्स आए इधर उधर से, तो वो अपने साथ ना कुत्ते लेके आए। उससे पहले वहां पे कुत्ते बहुत कम हुआ करते थे, या ना के बराबर। पिग्स लेके आए, इससे पहले मॉरिशस में पिग्स नहीं हुआ करते थे। कैट्स लेके आए, जैसे कि आपको पता ही यूरोपियंस को कैट्स बहुत पसंद है। बहुत सारे आइलैंड पे उन्होंने कैट्स को इंट्रोड्यूस किया। और फिर कैट जब इंट्रोड्यूस हो गई एज एन इन्वेजिव स्पीसीज, तो वहाँ के छोटे मोटे जो स्पीसीज थे वो तो वैसे बेचारे खत्म हो गए। रैट्स, मकाक्स, ठीक है। तो ये जब एनिमल्स वहाँ पे इतने बढ़ गए, इंट्रोड्यूस किया गया, तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो कुछ तो इंसानों ने खा लिए, कुछ कैट्स ने खा लिए, कुछ बेचारों को हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो गया, तो और ये बेचारे डोडो जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर खत्म हो गए। 10 to 30 ईयर जो इनका लाइफ स्पेन हुआ करता था। It was a large plump bird covered in the soft gray feathers with a plume of the white at its tail। ठीक है, देखिए इसकी जो टेल है वो वाइट। बहुत सालों तक तो लोग ऐसा समझते थे कि डोडो ना सिर्फ एक इमेजिनरी बर्ड है, ये सिर्फ कहानियों में पाया जाता है। कहीं उस समय के जो स्टोरी टेलर्स हुआ करते थे, डोडो वगैरह का नाम लिखा करते थे। तो जैसे कुछ लोगों को लगता था, जैसे आजकल बोलते हैं ना, कि जो यूनिकॉर्न है, कि ये एक तो इमेजिनरी एनिमल हुआ करता था, इसी तरह से इसको भी मानते थे। लेकिन बाद में इसके जब फॉसिल्स वगैरह पाए गए, अब तो बहुत मिल गए हैं, तो जब उनको स्टडी वगैरह किया गया तो ये पाया गया कि एक्चुअली में इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो इसका जो सबसे इस समय जो लिविंग जो जो एनिमल है, इसके बिल्कुल रिलेटिव है, पास में है, वो है निकोबार पिजन, ठीक है। निकोबार पिजन भी इसके जैसे ही है लगभग लगभग। यहाँ पे इसकी पिक्चर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये निकोबार पिजन है। ये भी बेचारा उड़ नहीं पाता, इसी के जैसा ही होता है लगभग लगभग। तो एक अमेरिकन कंपनी है अभी, जिसका नाम है कोलोसल बायोसाइंस, ठीक है। तो इस कंपनी ने प्रोजेक्ट चलाया हुआ है कि जिसमें जो पुराने एनिमल्स हैं
जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको डी एक्सटिंक्ट करेंगे। अब इन्होंने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है, अगर किसी पुराने स्पीसीज का जीनोम सीक्वेंस इनको मिल जाता है, तो उस जीनोम सीक्वेंस के को ये लोग क्या करते हैं, किसी ऐसे अ, ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ मर्ज करते हैं, उसका कुछ डीएनए वगैरह, जैसे ये निकोबार है हमारे पास, है ना? इसके साथ मर्ज करके वो स्पीसी दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने लेबोरेटरी वगैरह में कुछ सक्सेस उनको मिली है। तो कई ऐसे पुराने मैमल्स हैं और या ऐसे एनिमल्स हैं जिसको वो लोग रिवाइव कर सकते हैं। जैसे वूली मैमथ, एक एक ये हाथी टाइप का हुआ करता था, बहुत बड़ा, लेकिन इसके ऊपर वूल हुआ करती थी जैसे बकरी के ऊपर होती है। आजकल के हाथी के ऊपर तो नहीं होती है। तो इसको भी ये लोग, ये ज़्यादातर साइबेरिया वगैरह में ठंडे रीजन्स में रहता था, यूरोप वगैरह में, इंडिया में नहीं था ये। तो इनको भी रिवाइव करने की बात चल रही है। अब लेट्स सी कि वो सक्सेसफुल होते या नहीं होते हैं, बट टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, ठीक है? तो अगले 20, 30, 50, 100 सालों में आपको देखने को मिलेगा जब ये टेक्नोलॉजीज़ बहुत एडवांस हो जाएँगी, बहुत सारे जो पुराने स्पीशीज़ हैं, जो बेचारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, दोबारा से उनको रिवाइव किया जा सकता है। तो यही था टेक्नोलॉजी का कमाल। चलिए टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ही अगला टॉपिक है हमारा, जिसमें सिकल सेल के बारे में बात की गई है, ठीक है? सिकल सेल डिसीज़। तो सिकल सेल डिसीज़ क्या होते हैं, पहले तो आपको ये बताता हूँ। देखिए, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको, ये डिस्क टाइप के हैं, ठीक? ये जो हेल्दी है वो डिस्क टाइप के हैं, जो सी और ये वाले देखिए ज़रा, ठीक है? ये हैं सिकल टाइप के। सिकल तो आप समझते हो, जैसे दरांती होती है, जिसे घास वगैरह काटते हैं, किसान यूज़ करते हैं दरांती को, उसी को तो सिकल बोलते हैं, इस तरह से। तो ये है सिकल सेल, इनकी शेप सिकल जैसी हो जाती है, तो ये अनहेल्दी है। सिर्फ अनहेल्दी ही नहीं है, बल्कि ये डिसीज है, और ये हमारे रेड ब्लड सेल है, हीमोग्लोबिन है भाई, ठीक है? तो इसी को ही सिकल सेल डिसीज बोलते हैं। अब जिसको सिकल सेल डिसीज हो जाता है ना, इसे सिकल सेल डिसीज को ना हम लोग सेल अनीमिया भी बोलते हैं। मतलब इसका एक ही इलाज है कि आपको टाइम टू टाइम अपना हीमोग्लोबिन, आपको ब्लड अपना चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है? इसका यही एक इलाज है इसका, और दवाइयों से कोई इलाज नहीं होता है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो सिकल सेल डिसीज हैं, ये हेरिडिटरी भी होते हैं, तो पेरेंट्स से बच्चों में भी ट्रांसफर होते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है इसमें। तो इसे सिकल सेल डिसीज कहते हैं, इसकी शेप सिकल जैसी होती है, तो मैंने आपको बता ही दिया। द ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी कैन लीड टू द सीरियस प्रॉब्लम्स। अब ये जो सिकल सेल्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, हार्ट अटैक एक बहुत इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, आई प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, थकान महसूस होती है, स्वेलिंग हो सकती है, बहुत सारी इश्यूज जो है यहाँ पे हो सकते हैं। और ये जो सिकल सेल डिसीज होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग बीमारी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको बचपन में थी, बाद में ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये बीमारी है तो लाइफ लॉन्ग ही चलेगी। इसके लिए आपको ब्लड आपका बार बार जो है ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, बोन मैरो आपको जो अपना ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और ये जो इलाज होता है, ट्रीटमेंट बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक तो ये भी बड़ी बात है। इंडिया में ज़्यादातर ट्राइबल्स जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है, सेंट्रल इंडिया में। बट हो तो किसी को भी सकता है, और हो भी जाता है लोगों को, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये तो है ही है, वो तो अभी भी रहेगी। लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की है सिकल सेल को ट्रीट करने के लिए, और ये थेरेपी का नाम है कासजीवी और द लिवजीनिया, ठीक है? तो ये जीन थेरेपी है। अमेरिका में और ब्रिटेन में अभी इस थेरेपी को अलाउ कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने परमिट दे दिया है उन लोगों के ऊपर करने के लिए जो 12 साल से ज़्यादा हैं। 12 साल से कम वालों को तभी भी वही चलेगा, बोन मैरो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह होगा। लेकिन 12 साल से ज़्यादा वालों को ये नई थेरेपी भी यूज़ की जा सकती है। अब ये दोनों थेरेपी ना अलग-अलग तरह से काम करती हैं। जो लिवजीनिया जो थेरेपी है, इसमें क्या करते हैं, it uses the disabled lentivirus as a vector to introduce into the blood stem as a new gene for the hemoglobin that mimics the healthy version। इसमें क्या करते हैं लोग, अ, वो जो खराब वाले सिकल सेल थे, ठीक है, उस ब्लड में हम लोग क्या करते हैं, लेंटी वायरस को इंट्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह से कोविड में हम लोग क्या करते हैं, वो एक वीक वायरस को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये लेंटी वायरस क्या करते हैं, ये हेल्दी
जो सेल्स होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर जो होते हैं हमारे, उनकी कॉपी करते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे सिकल सेल जो होते हैं उनको रिप्लेस करते रहते हैं इस टेक्नोलॉजी में। कास जीव जो टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर लिखा भी हुआ है, देखिए कास मतलब, कास का मतलब है कैस्पर, कैस्पर 9, यूपीएससी में ऑलरेडी 2019 में यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है कैस्पर 9 के बारे में। ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, जो पर्टिकुलर जो जीन होता है हमारे बॉडी में, BCL11A, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं वो सिक्कल हो जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, उनको रिप्लेस कर देंगे किसी हेल्दी से, आउटसाइडर से। तो जब रिप्लेस ही हो जाएंगे तो अपने आप ही जो है ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। और ये क्या करते हैं, उस पेशेंट का ही ब्लड यूज करते हैं, जबकि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, आप पेशेंट का ब्लड यूज नहीं कर सकते, आपको बाहर से ब्लड लेना पड़ता है किसी डोनर का, उसी का बोन मैरो लेना है, उसी का ब्लड लेना है। लेकिन ये, और वो क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव भी है, लेकिन ये वाली टेक्नोलॉजी भी बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी आम आदमी मेरे जैसा आपके जैसा कोई यूज करा लेगा, ऐसा नहीं होता, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ठीक है, एक कम से कम कुछ नई टेक्नोलॉजी आया तो है जमाने में। और शुरुआती में सारी टेक्नोलॉजी ही एक्सपेंसिव होती हैं, धीरे 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 करके वो आम आदमी के पास जाती हैं। मतलब आप समझ लीजिए, शुरुआत में जब फोन वगैरह इंट्रोड्यूस हुए होंगे, कितने ज्यादा एक्सपेंसिव रहे होंगे। कैंसर वगैरह के जो आजकल हम लोग कीमोथेरेपी करा लेते हैं, कितने एक्सपेंसिव रही होंगी ये सब टेक्नोलॉजीज, है ना। आम आदमी तो करा ही नहीं सकता था, बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल होती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है और वो आम आदमी के पास भी जाती है, तो शुरुआत में तो रिच के पास ही जाएगा, बाद में वो गरीब आदमी के पास जाती है। क्योंकि इन टेक्नोलॉजी को इनोवेट, जब इनको इन्वेंट किया जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग चाहिए होती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट हो। और ये फंडिंग में ज़्यादातर जो हाथ होता है वो रिच लोगों का ही होता है इनिशियल में, क्योंकि इन्वेस्टर्स तो यही होते हैं ना, आम आदमी तो इन्वेस्ट नहीं करता है सच। और जिस तरह से हमारी कंट्री है, तो हमारी तो सरकार के पास भी बहुत पैसा नहीं आता, हम तो R&D में वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करते हैं। बट एनीवेज, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे, तो लेट्स होप कि अगले 20 30 40 सालों में ये टेक्नोलॉजी आम आदमी के लिए भी अफोर्डेबल हो जाएगी। फिलहाल तो नहीं होगी, खैर बहुत एक्सपेंसिव है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीम्स वगैरह चलाई हैं इसके लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इन्होंने एक आउटरीच प्रोग्राम चलाया है अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और जिसमें होता क्या है, एक जो ट्राइबल्स हैं, स्पेशली हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर में, हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उस डेटा कलेक्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट की जाती है। फिर हमारा जो नेशनल हेल्थ मिशन है, इसके अंदर में कुछ फंडिंग वगैरह दी गई है, जिसमें स्क्रीनिंग की जाती है ट्राइबल पॉपुलेशन में, जो 0 से 40 साल के बीच में है, उनका थोड़ा बहुत इलाज वगैरह वो सब करवाया जाता है इसके अंदर में, ठीक है। ये हो गया जी, चलिए। राज्यसभा पासिस बिल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीईसी। देखिए बात ऐसी है कि इस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है। हमारे पास करंटली कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं है, ठीक है, जिसके तहत तहत सीईसी को अपॉइंट किया जाता है। हमारे पास सिर्फ 5 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 224, 25, 26, 27, 29, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 में। लेकिन ये अपॉइंटमेंट की बात नहीं करते हैं। आर्टिकल 324 क्या कहता है, आर्टिकल 324 कहता है, वो क्या वो द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इन इलेक्शन कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ द सीईसी एंड द ईसीसीज आर डिटरमाइंड द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये ड्यूटी जो है प्रेसिडेंट को दे दी गई। प्रेसिडेंट का मतलब तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही हुआ। तो इनको अपॉइंट करने की जो ड्यूटी है फिलहाल वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक जी। अब जब चीजें आगे बढ़ी, तो इसी साल जब थोड़ा इलेक्शन कमिश्नर को लेके कंट्रोवर्सी हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया 2 मार्च को, इस 2023 में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि भाई जो आपके पास प्रेजेंट जो कानून है, जो 1991 में बनाया था, जो अपॉइंटमेंट वगैरह की बात नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में नहीं लिखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 2 मार्च को कि इलेक्शन कमिश्नर और या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए कमेटी बनाई जाए, और उस कमेटी में 3 लोग होने चाहिए, पीएम प्राइम मिनिस्टर जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, या फिर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 लोग नाम को रिकमेंड करेंगे, वो नाम प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस नाम को क्लियर करेंगे।
ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इससे पहले सारी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की हुआ करती थी। अब भाई ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में चला गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यसभा के अंदर बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। और अब जो नया बिल पास हुआ है उसमें क्या होगा, जो अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, सर्च कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, टर्म्स ऑफ ऑफिस वगैरह जितनी भी चीजें होंगी, रिमूवल, लीव होना, पेंशन वगैरह सब करना, वो इसके अंदर डिसाइड किया गया है। और ये जो नया बिल इंट्रोड्यूस पास हुआ है, ये पुराने वाले को जो 1991 का एक्ट था उसको रिप्लेस कर देगा। अब इसमें है क्या, इसमें इन्होंने कहा कि हाँ, अभी भी हम लोग 3 लोगों की ही कमेटी बनाएंगे साहब, लेकिन उसमें कौन कौन होगा, उसके अंदर होंगे एक तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, दूसरे जो होंगे वो होंगे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, और तीसरे जो होंगे वो होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये तीनों लोग जो है किसी का नाम रिकमेंड करेंगे टू प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट जो है उस नाम को क्लियर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, कौन कौन होंगे, पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सीजीआई। तो इन्होंने क्या किया, सीजीआई को यहां से कट कर दिया और इसकी जगह पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को ऐड कर दिया। ये और इसी वजह से कंट्रोवर्सी भी हो गई, क्योंकि पुराने में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को मेजोरिटी नहीं है, क्योंकि सीजीआई तो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। दूसरे वाले में देखें तो पीएम और कैबिनेट मिनिस्ट्री, ये तो दोनों गवर्नमेंट का ही पार्ट है। लीडर ऑफ अपोजिशन मना करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन 2 लोगों ने नाम क्लियर कर दिया तो नाम क्लियर हो गया। और इसी वजह से कंट्रोवर्सी है। इनका ये कहना है कि इससे एग्जीक्यूटिव के हाथ में पावर चली जाएगी, इससे गवर्नमेंट के हाथ में पावर चली जाएगी, और वो अपनी मर्जी से किसी को भी इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करेंगे जो कि इनकी फेवर में ही काम करेंगे। हालांकि पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती थी। तो हालांकि सरकार ने ये कहा है कि भाई देखो, ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है, पहले भी नहीं होता था, अभी नहीं होता है। यूजुअली जो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट वगैरह किए जाते हैं, कुछ सिचुएशन में छोड़ के मोस्टली वो अच्छा काम ही करते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ ना कुछ इधर उधर हो सकता है, बट ये सरकार का कहना है। ठीक है, आप भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में आपका क्या विचार है इस बारे में। चलिए जी, एक टर्म सिखाता हूं आपको आज, अनार्को कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म तो हम समझते ही हो, कैपिटलिज्म का मतलब होता है जी फ्री मार्केट, ठीक है, फ्री मार्केट, या फिर आप कह लीजिए देर इज नो गवर्नमेंट, और या फिर आप कह लीजिए डोमिनेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो गवर्नमेंट का रोल मतलब मिनिमम होगा, मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम, ऐसा यूजली कैपिटलिज्म में देखा जाता है। फ्री मार्केट होती है, मतलब डिमांड और सप्लाई के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एवरीथिंग इज प्राइवेट इन द कैपिटलिज्म। लेकिन कैपिटलिज्म में भी ये माना जाता है, ठीक है, जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो आपको प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर आपको सारी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा सकता, लिमिटेशंस है। जैसे आपको मैं बोलूं, जैसे लॉ, जस्टिस, पुलिस, आर्मी, मतलब सिक्योरिटी, ये सब तो आपको प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करा सकता। हाँ, बाकी जो बिजनेस के जुड़ी हुई चीजें हैं, जूते बनाने हैं, चप्पल बनाने हैं, है ना, वो सारी चीजें तो प्राइवेट सेक्टर कर ही सकता है। ये यूजली एक मॉडल हुआ करता है। अब नार्को कैपिटलिज्म में क्या हुआ, वो एक स्टेप आगे चले गए, कैपिटलिज्म से भी एक स्टेप आगे चले गए। उनका यह कहना है कि चाहे लॉ हो, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, जुडिशरी वाला सिस्टम, ये सब प्राइवेट करो, ठीक, कुछ भी सरकारी मत रहने दो। गवर्नमेंट, लॉ, आर्मी, जस्टिस, जुडिशरी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ प्राइवेट करो, ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म करो, उनका ये कहना है। अब ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि अर्जेंटीना के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, मिस्टर जेवियर, ये बेसिकली अपने आपको अनार्को कैपिटलिज्म ही कैपिटलिस्ट मानते हैं। सब कुछ प्राइवेट होगा, एवरीथिंग इज प्राइवेट, ठीक है, जज भी प्राइवेट होंगे, वो सब प्राइवेट होगा। तो इसी तरह से काम करता है। तो पहले हम लोग मानते थे भैया पुलिस कोर्ट नहीं होगा, लेकिन इन्होंने कहा कि कोर्ट भी प्राइवेट करो, पुलिस भी प्राइवेट करो, सब कुछ प्राइवेट करो। अभी आर्मी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है, बट मानना इनका यही है कि आर्मी को भी प्राइवेट आप कर दो। इससे इनका ये कहना है, देखो, आपको सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसके जो सपोर्ट में भी बहुत सारे आर्गुमेंट हैं, ठीक, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। इसकी सपोर्ट में भी
डिसेंट आर्गुमेंट है और इसके ओपोजिशन में भी डिसेंट आर्गुमेंट है, बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल फिलॉसफी। और इस तरह की चीज़ों में अलग अलग लोग अपना अपना हिसाब किताब रखते हैं। और जो लोग सपोर्ट की बात करते हैं वो ये कहते हैं कि देखो भाई, सब कुछ अगर प्राइवेट होगा ना, तो इससे ना क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट में तो क्वालिटी इंप्रूव होती है। गवर्नमेंट चीज़ें आपने देखी हैं कैसी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है, आपको देखे जस्टिस में डिले होता है ना, 10-10 साल 20-20 साल केस चलता रहता है ना। आज हमारे जो कोर्ट्स वगैरह में लटके रहते हैं केस, वैकेंसीज वगैरह रहती हैं, वो सब अनफॉर्चुनेटली वो सब होता है। पुलिस भी करप्शन है, उसकी वजह से क्वालिटी नहीं आ पाती है ना। जो अमीर लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल पावर में होते हैं, वो अपना जुगाड़ निकाल लेते हैं। क्रिमिनल्स जो है पुलिस के साथ साठगांठ कर लेते हैं, राइट। तो ये इसका नुकसान है। तो इसलिए अनार्को कैपिटलिज्म आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि दिस इज, अब ये भी देखिए, ये भी मानना है ना का, देखिए भाई, जो टैक्स तो आप सब दे रहे हो ना, टैक्स तो मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हो, सब लोग दे ही रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब ये टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, ठीक। गवर्नमेंट इस टैक्स का यूज भी कर सकती है, मिसयूज भी कर सकती है। अब आम आदमी भी टैक्स दे रहा है, लेकिन आम आदमी को जस्टिस तो नहीं मिल रहा, है ना। उसको तो तो आपका टैक्स आपकी सर्विस के लिए यूटिलाइज, आपके वेलफेयर के लिए यूटिलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत बार करप्ट होती है। ठीक है, बहुत सारे देशों में तो गवर्नमेंट बिल्कुल ही करप्ट हो जाती है, लेकिन टैक्स तो पब्लिक दे रही है। तो इट्स बेटर कि आप सारी चीजें प्राइवेट कर दो। प्राइवेट करने में क्या होगा, आप ही फंड करोगे और आपको ही सर्विस मिलेगी, सीधी सी बात है। जूते आपने खरीदे हैं, अब 200 रुपए का जूता खरीदो, 2000 का जूता खरीदो, 20,000 का जूता खरीदो, जैसा आप पैसा दोगे वैसे आपको सर्विस मिलेगी। तो इसमें भी उन्होंने यही कहा कि हम लोग अपनी लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत सारी ऐसी एजेंसीज आएंगी मार्केट में, प्राइवेट एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसी ए, प्राइवेट एजेंसी बी, सी। आप इसकी सर्विस भी ले सकते हो कोर्ट की, इसकी भी ले सकते हो, इसकी भी ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे। कुछ लोग ए की सर्विस लेंगे, कुछ बी की, कुछ सी की। कुछ लोग सैमसंग का फोन खरीद रहे हैं, कुछ ओप्पो का खरीद रहे हैं, कुछ एप्पल खरीद रहे हैं। सर्विस तो सबको मिल रही है जैसा पैसा दे रहे हो। तो इनका ये कहना है, तो इसीलिए इनका कहना है भाई, अनार्को कैपिटलिज्म हम यहाँ पे ध्यान रखिए। जो लोग अपोजिशन कर रहे हैं इसका, उनका कहना है कि देखो ये सब बकवास है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल नहीं, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। प्रैक्टिकल क्यों नहीं है इनका, दो तीन आर्गुमेंट है। एक आर्गुमेंट ये है कि इससे ना अमीर आदमी को तो बेनिफिट होगा, ठीक है, गरीब आदमी को तो ना जस्टिस मिलेगा, ना गरीब आदमी को सिक्योरिटी मिलेगी। क्योंकि अमीर आदमी तो ज्यादा पैसे दे के कंपनी को, वो तो अपने लिए जस्टिस ले लेगा, अपने हिसाब से मोल्ड कर लेगा चीज़ों को। गरीब आदमी नहीं कर पाएगा। तो गरीब आदमी तो बेचारा यहाँ भी सफ़र कर रहा है इस पुराने सिस्टम में भी, और वो नए सिस्टम में भी सफ़र करेगा, तो बेनिफिट क्या हुआ। हालांकि इसका एक काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है। काउंटर आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि देखो, जो बिजनेस है, जैसे मोबाइल फ़ोन का ही बिजनेस देख लीजिए आप, ठीक है, मान लो सैमसंग ही है या कोई और कंपनी है, किसी भी चीज़ में, इनका यह कहना है कि इनका 80 to 90% जो रिवेन्यू आता है, वो एक्चुअली रिच लोगों से नहीं आता है, वो इनका मिडिल क्लास या पुअर क्लास से ही आता है। ठीक है, तो अगर आप ये समझ रहे होंगे कि यही सिर्फ अमीर लोगों को ही बेनिफिट देती है कंपनी, ऐसा नहीं है। क्योंकि इनका रिवेन्यू ज्यादातर यहाँ से आता है, इसीलिए ये रिच आदमी से ज्यादा पुअर आदमी पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनको बेटर प्रोडक्ट मिले, क्योंकि मेजर मार्केट इनकी वही है। तो इसी तरह से जो कोर्ट बनेंगे, प्राइवेट कोर्ट्स या प्राइवेट जो एजेंसीज बनेंगी, वो लोग भी भाई रिच आदमी को क्यों फेवर करेंगे, वो तो इनको ही फेवर करेंगे कि इनका मोस्टली कंज्यूमर तो गरीब आदमी है, आम आदमी है। तो ये कहना कि इनके लिए फेवर में करेंगे, नहीं, ये कोई खास आर्गुमेंट नहीं है। और उसके अलावा मान लो आप, मान लो कोई एक कंपनी ए है, ठीक है, एक कंपनी बी है, मान लो कंपनी ए को हायर किया है राम ने, कंपनी बी को हायर किया है श्याम ने, ठीक है। और ये मतलब ये कोर्ट कंपनी है, ये भी एक कोर्ट की कंपनी है जो जस्टिस देती है, आप मान के चलिए। अब इसका और इसका झगड़ा चल रहा है आपस में, दोनों ने अलग अलग कंपनी को हायर कर रखा है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है, जस्टिस देने के लिए कंपनी ए और कंपनी बी दोनों को आपस में कोलैबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। कोलैबोरेट करके ही जस्टिस होगा, वैसे तो जस्टिस होना पॉसिबल ही नहीं है। अब इनका ये कहना है कि जब मान लो राम ए की कंपनी ए
और राम बी की कंपनी ए, दोनों के बीच में कोऑपरेशन नहीं होगा तो जस्टिस नहीं होगा। और उस कोऑपरेशन के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाने ही पड़ेंगे, जिसे दोनों कंपनी फॉलो करेंगी। कुछ ऐसे कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। और मान लो ए और ये जो आदमी है इधर राम, ये बहुत अमीर आदमी है, और ये कंपनी ए के कुछ ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा पैसा देके रूल्स अपनी फेवर में करवा लेता है, और उसे जस्टिस नहीं मिलता। अब जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो तो सब देख रहे हैं कि ये कंपनी घटिया काम कर रही है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे रही है पैसा लेने के बावजूद भी, तो ये तो अपने कस्टमर लूज करेगी। क्योंकि कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी और कंज्यूमर सब देखते हैं ओपन मार्केट में, तो है ना। तो क्योंकि इसकी मार्केट डाउन जाएगी, इसकी रेपुटेशन डाउन जाएगी, तो इससे धीरे धीरे लोग कस्टमर आना बंद हो जाएंगे और ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। लोग दूसरी कंपनी की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे जो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिस्पेक्ट करते हैं, ओपनली ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। तो ये कहना कि ये सिर्फ रिच को फेवर करेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओपन मार्केट में कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर को जो लगता है कि ये बेटर है मेरे लिए, मेरे हिसाब से, तो उसकी सर्विस लेता है। अनार्को कैपिटलिज्म में भी ऐसा होगा। तो ये बेसिकली एक आर्गुमेंट जो यहाँ पे दिया जाता है इसकी फेवर में और इसके अगेंस्ट में। बाकी ये इंडिया जैसी सोसाइटी के लिए नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये थोड़ी अमीर सोसाइटीज उनके लिए होता है, जो बोर हो चुके हैं अपनी सेफ लाइफ से, प्रॉपर जिंदगी से बोर हो चुके हैं। वो कुछ नया करके एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं सोसाइटी में। ठीक है, लेकिन थॉट तो है ना। किसी न किसी सोसाइटी में एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर ही सकते हैं। जो आज सिस्टम चल रहा है, पहले तो राजा महाराजा जस्टिस दिया करते थे, है ना, लेकिन ये फिर ये नया सिस्टम आया, उससे थोड़ा बेटर है। इसके अंदर भी बहुत कमियां हैं, तो इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसके लिए लोग अलग अलग विचार हो सकते हैं सबके। तो ये भी एक ऐसा ही विचार है ना। तो फिलोसफी है भाई, कुछ भी दिमाग में आ सकता है लोगों के। तो ठीक है, दिस इज अबाउट द नार्को कैपिटलिज्म। तो थोड़ा बहुत आपको देख सकते थे। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं। ये एक मॉनसून वाला टेक्स्ट सेक्शन आया था, पढ़ने के बाद मुझे लगा कुछ खास इसमें है नहीं, तो इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है आज के आर्टिकल्स में। बट आपका मन करे तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। उसके अलावा कुछ और आर्टिकल्स हैं पढ़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।